अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे इस मोहसिन मेंटो के सेशन में हमने दावत दी है एक फीमेल साइकोथेरेपिस्ट को, अमन करीम हमारे साथ मौजूद। आइए वेलकम टू आवर शो अमन, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया मोहसिन, थैंक यू सो मच तारुफ के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी, हम ऑल वेल। अमन, सबसे पहले तो हम वो सवाल जो सबसे पूछते हैं, आप थोड़ी सी मम्म। अपनी जर्नी को ब्रीफ कीजिए, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड और जी। प्रोफेशनल बैकग्राउंड से। बहुत शुक्रिया। सो मोहसिन, मैंने बैचलर्स किया अप्लाइड साइकोलॉजी में 2011 में। हम्म। जिसके बाद ओके। फिर आई वेंट ऑन टू परस्यू माय मास्टर्स। मास्टर्स मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी का प्रोफेशनली स्कोप ज्यादा था। ओके। और मास्टर्स करने के बाद फिर कोशिश मेरी थी कि मैं पीएचडी कर लूँ डायरेक्ट। बट बिकॉज आई गॉट अ जॉब ऑफर, और जॉब ऑफर मुझे अपने इंस्टीट्यूट से ही आ गया जहाँ से मैंने मास्टर्स किया। तो फिर आई स्टार्टेड टू टीच से, वहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू किया। और 2013 में मैंने वहाँ पे एज ए लेक्चरर शुरुआत की, और उसके बाद फिर वहीं पे मुझे प्रमोशन मिला, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी। और साथ साथ मैं बच्चों के साथ और एडोलेसेंट्स के साथ, टीनेजर्स के साथ काम कर रही थी एज अ क्लिनिकल हम्म। साइकोलॉजिस्ट। तो पाकिस्तान में ये ओके। था कि काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट की जो ये तीन टर्म्स हैं, इनको एक ही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इंटरचेंजेबली। तो बहरहाल, तो ये मैंने काम किया, और ये मैंने शुरू किया 2014 में। और पढ़ाना और साथ में बच्चों के साथ मेरा काम, ये मैं साइड बाय साइड करती रही, और 2022 तक मैंने ये किया। जिसके बाद फिर मैं परमानेंट रेजिडेंस के ऊपर कनाडा मूव कर गई। और यहाँ पे फिर मैंने वही काम शुरू किया जो मेरी फील्ड थी। मैंने ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम शुरू किया। और अब इस वक्त मैं रजिस्टर्ड साइकोथेरेपिस्ट हूँ, और साथ में मैं पढ़ा भी रही हूँ, और एज अ काउंसलर भी काम कर रही हूँ। ग्रेट जर्नी। थैंक यू। ये बताइए, ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ आपका? मतलब यूथ को अक्सर एक सवाल पैदा होता है कि मेरी स्किल सेट क्या है, मेरा एरिया ऑफ हम्म। इंटरेस्ट क्या है, मुझे नहीं पता। हम्म। ये कैसे आपने डिस्कवर किया इस फील्ड के बारे में? अच्छा, मेरा जो जर्नी थी, टू बी ऑनेस्ट, वो बहुत इंट्रोस्पेक्टिवली बेस्ड नहीं थी। मतलब मैंने उसके ऊपर बहुत सोच विचार करके और डिलिब्रेट करके फैसले नहीं लिए, टू बी ऑनेस्ट। हमारी जनरेशन में शायद आप मेरे से इत्तेफाक करें इस बात पे, हमारी जनरेशन में ये होता था कि वालिदैन हमें बता देते थे कि भाई हम चाहते हैं तुम ये बनो, और बस फिर हम उसी राह पे गामजन होते थे, वही करना है जो वालिदैन ने बता दिया। और मेरे वालिदैन का ये था कि मेरी फैमिली में एक बहुत लंबा ट्रेडिशन है टीचिंग का। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ टीचर्स। तो मेरे खानदान में सब लोग पढ़ाते थे। तो मेरे से भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि मैं भी उसी फील्ड में जाऊंगी। तो बस फिर लेकिन ये था कि मेरी फैमिली में ज्यादा अंग्रेजी के उस्ताद थे। ओके। तो मैं उसी को देख के इंस्पायर भी होती थी। वही मेरा एक आइडियल था कि अच्छा, मैंने भी यही बनना है। तो मैं इंग्लिश लिटरेचर में जाना चाहती थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे पैदा हुए कि दोस्तियां भी कुछ हो गई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और मैंने कहा नहीं भाई, अब मैं वही करूंगी जो मेरे सब दोस्त कर रहे हैं, जो कि साइकोलॉजी था। और पर्सनली भी मैं साइकोलॉजी को ज्यादा एंजॉय करती थी। तो बस ये कुछ वासुमाना से, नाइव से फैसले थे, और ये फिर हमने लिए। और साइकोलॉजी में मैंने बैचलर्स आके फिर परसू किया। बट कुदरती तौर पे ऐसे करना हुआ ऊपर वाले का कि वो चीजें मैंने इंजॉय भी की, और मेरा स्किल सेट भी, बस ये सेरेंडिपिटी कह लें, इसको मौजा कह लें, मेरा स्किल सेट भी मैच था उस चीज के साथ।
और मतलब फैसला लेने के बाद जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया तो मैंने कहा नहीं, मेरी शख्सियत में ऐसी चीजें हैं कि शायद मैं अगर इस फील्ड को परसू करूं तो मैं इसमें अच्छा करूंगी। तो मेरी जर्नी जो है वो शायद कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए रिलेटेबल हो, जहाँ पे हम फैसले बहुत डिलिब्रेट करके नहीं करते। वी जस्ट फाइंड आवर सेल्स इन द मिडल ऑफ दीज डिसीजंस एंड वी एंड अप टेकिंग देम। तो कुछ ऐसा सिलसिला था। Great. अपने स्किल सेट की बात होनी चाहिए, स्पेसिफिक पर्सनालिटी के हम्म। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जिसको हम कहें कि हम्म। आप जज कर सकें जो आपके इस प्रोफेशन से अलाइन है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका मुझसे। आई वुड से कि मुश्किल प्रोफेशन है साइकोथेरेपी या क्लिनिकल साइकोलॉजी। आसान प्रोफेशन नहीं है, बिकॉज इसमें सेल्फ केयर या अपना ख्याल रखना मेंटली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज आप जिस तबके के साथ काम करते हैं वो कुछ ऐसी कहानियां आपके सामने लेके आते हैं जो कि शायद आप जिनसे वाकिफ नहीं होते या आप सुनते नहीं हैं आम हालात में। तो अक्सर औकात उन कहानियों का आपकी शख्सियत पे, आपके दिमाग पे बहुत असर भी होता है। तो आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अपना भी ख्याल रख सकें, और क्लाइंट के साथ जब आप बैठे हैं और उनकी हीलिंग पे काम कर रहे हैं, तो आप अपनी शख्सियत को इतना कंपोज रख सकें कि आप जो फैसले लें, उनको जिस तरह गाइड करें, वो उनके लिए बेहतरीन चीजें हैं। तो हम्म। आई वुड से कि इसमें साइकोलॉजिकल माइंडेडनेस होना जरूरी है। और ये बस यही है कि आप अपने आप को अच्छा पढ़ सकते हैं, आप अपने बटन्स को जानते हैं, अपने ट्रिगर्स को जानते हैं। आपको पता है कि ये चीज मुझे तकलीफ देती है और इस सूरत हाल में मैं इस तरीके से बिहेव करता हूँ या रिएक्ट करता हूँ। दूसरा, एक ठहराव होना जरूरी है तबीयत में। अ, ठहराव से मेरी मुराद ये है कि अगर आप अपने आप को किसी मुश्किल सूरत हाल में पाते हैं तो आप रिएक्ट नहीं करते हैं जो कि इम्पल्सिव है, बट रिस्पॉन्ड करते हैं जिसमें सोच विचार शामिल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और जनरली स्ट्रेस से, टेंशन से, इन चीज़ों से डील करना आना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे हों, बट जरासीम होने चाहिए इन चीज़ों के, कि आपके अंदर ये एबिलिटीज किसी प्राइमल फॉर्म में, किसी बुनियादी फॉर्म में मौजूद है। और फिर उसको ओवर टाइम आप ऑफ कोर्स फाइन ट्यून कर सकते हैं। दूसरा, आई वुड से हमारा काम, मैं अक्सर औकात जब पढ़ाती भी हूँ तो मैं बच्चों को यही बात कहती हूँ कि हमारा काम कुछ वोकला जैसा भी है, कि लफाजी आनी चाहिए, बात अपनी हम्म। कन्वे करनी आनी चाहिए। क्योंकि अक्सर औकात हमारे काम में आप अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट में पाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक बच्ची के साथ काम कर रही थी जिसकी हिस्ट्री अब्यूज की थी, और बहुत लंबी हिस्ट्री थी उसकी अब्यूज की। लेकिन उसकी वालदा उसको उस उम्र में मेरे पास लेके आई जिस उम्र में उसकी शादी होना थी। तो उन्होंने उस चीज के साथ डील करना उस मौके पे लाजिम समझा जब उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो रही थी, बिकॉज वो बच्ची शादी के लिए तैयार नहीं थी। तो अब वो वालदा चाहती थी कि मैं 2 सेशंस में उस बच्ची को इतना मेंटली प्रिपेयर कर दूं कि वो जो एक अब्यूज का ट्रॉमा है उससे निकल आए और शादी के लिए फटाफट हाँ कह दे। अब ये थोड़ा मुश्किल था, दिक्कत आमेज था, क्योंकि आसान नहीं होता मोहसिन। जो पुराना ट्रॉमा होता है उसमें बहुत टाइम लगता है, और बच्चे में कुछ रिजेंटमेंट्स भी थी जब मैं काम कर रही थी। तो अब मुझे वालदा के साथ भी काम करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स उनकी भी कुछ प्रायोरिटीज हैं, और मैंने उस बच्ची के साथ भी काम करना है जिसकी अपनी मुश्किलात हैं। तो मुझे एक मिडल वे अपनाना होता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं वालदा को कुछ समझाऊं, और मैंने कहा देखिए, जब आपका बच्चा होता है और वो छोटा होता है, उसे बाजार लेके जाते हैं, वो जिस खिलौने पे हाथ रखता है, जिस कपड़े पे हाथ रखता है, आप कहते हैं चलो ठीक है ले लो। तो बचपन में उसको डिसीजन लेने की इजाजत थी कुछ हद तक, बट जब वो बड़ा हो गया और वो कह रहा है कि मैंने इससे नहीं शादी करनी, तो हम उससे वो पावर वापस नहीं लेते हैं। तो मैंने एक एनालॉजी इस्तेमाल करके उनको समझाने की कोशिश की कि कुछ हद तक हमें बच्ची को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी।
तो कहने का मकसद है कि कुछ हद तक आपको इस तरह की कम्युनिकेशन करना आनी चाहिए जिसमें आप दोनों पार्टीज के साथ निगोशिएट कर सके, बिकॉज हम किसी को भी एस्ट्रेंज नहीं कर सकते। हमने सबको साथ लेके चलना होता है, सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगेन कम्युनिकेशन जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूरी है, कुछ हद तक स्ट्रेस कोपिंग करना, ये चीजें कुछ बुनियादी फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए। तो आई वुड से कि आपका स्किल सेट ऐसा है साइकोलॉजिकली इमोशनली कि आप इस काम को आगे लेके चल सकते ग्रेट एग्जाम्पल, आपने बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शेयर की। और हैं। बहुत शुक्रिया। आपने जो बिल्कुल जो रेजेबलेंस बताई है कि बात हम्म। करना आनी चाहिए, इसी तरीके से जो आपकी बात से मैं समझाऊं, इसमें हम्म। सुनने की भी कैपेबिलिटी बहुत होनी चाहिए। ये बड़ा एक बिल्कुल। चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि हम्म। जब आप घर वापस लौटती होंगी ये सब चीज़ों करने के बाद, तो डेफिनेटली हम्म। आपके जहन में तो वो सारी स्टोरीज होंगी जो आज के दिन में हम्म। गुजरी होंगी किसी दिन में। और हम्म। उसमें अपने आप को कंपोज रखना, आपकी अपनी बिल्कुल। पर्सनल लाइफ, इन सारी चीज़ों में मेंटल हेल्थ एक साइकोलॉजिस्ट की या साइकोथेरेपिस्ट की कितनी इम्पोर्टेंट है। दैट्स यस। रियली ग्रेट। थैंक्स फॉर शेयरिंग। ऑफ कोर्स। अच्छा जी, ये बताइए हमें, बच्चा 9th क्लास से स्टार्ट करना चाहता है तो ये कहते हैं, क्या मुझे साइंस परसू करना जरूरी है अगर मैं साइकोलॉजी का प्रोफेशन लेना चाहूँ? तो मैं कॉमर्स के बैकग्राउंड के बावजूद काम कर सकता हूँ? पाकिस्तान में और मोहसिन, मैं इस चीज़ को लेके अवेयर हूँ कि डिफरेंट कंट्रीज में इसकी रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। हम चूंकि आज पाकिस्तान से स्पेसिफिक गुफ्तगू कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में अगर आप एक कॉमर्स के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या आपने फॉर दैट मैटर कुछ भी पढ़ा है, स्टेटिस्टिक्स पढ़ा है, अ, आप बैचलर्स इन साइकोलॉजी परसू कर सकते हैं। साइंस का ओके। बैकग्राउंड होना लाजिम नहीं है, लेकिन आई विल गो ऑन टू से कैवियाट है इसमें, एक एक्सेप्शन जरूर है कि अगर एक बच्चा बैचलर्स इन साइकोलॉजी को आगे लेके चलना चाहता है और उसने साइंस पढ़ी है, तो साइंस कुछ हद तक उसकी मदद जरूर करेगी। बिकॉज बैचलर्स में और आगे फिर मास्टर्स में तो काफी हद तक बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आते हैं जिसमें साइंस का अमल दखल होता है। बैचलर्स में बच्चों को न्यूरो साइंस क्लियर करनी होती है, जो कि ओके। ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं वो। न्यूरो ट्रांसमीटर्स बड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं। फिर मास्टर्स लेवल पे आके आपको साइकोफार्माकोलॉजी पढ़नी पड़ती है, जिसमें बेसिकली वो आपको ये बताते हैं कि जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग्स ट्रीटमेंट में मेंटल इलनेसेस की, वो कहाँ कहाँ अफेक्ट करती हैं, उसके रिसेप्टर्स और इस तरह की बारीकियों का जिक्र होता है। तो एक्सपेक्ट ये नहीं किया जाता कि आप, ऑफ कोर्स दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करना इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ काउंसलर्स और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। पाकिस्तान में दवाइयाँ नहीं देते काउंसलर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट। बट ये एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीद की जाती है कि बच्चे को ये पता होगा कि ये दवाइयाँ करती क्या है। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपके पास एक मरीज आता है और वो कहता है कि मैं इतने अरसे से लेक्सोटनल ले रहा हूँ और मेरे अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं। कभी कभार वो सिम्टम्स जो हैं वो लेक्सोटनल के हो सकते हैं, बट कभी कभार वो सिम्टम्स जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट बीमारी हो सकती है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना लाजिम है। तो ये सब चीजें समझने के लिए अगर आपकी साइंस की बैकग्राउंड है तो आपको पढ़ाई में कुछ आसानी रहती है। लेकिन ये प्री रेक्विजिट नहीं है पाकिस्तान में कि आपने साइंस पढ़ी हो सिर्फ तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी बच्चा बैचलर्स इन साइकोलॉजी में एडमिशन ले सकता है, प्रोवाइडेड वो किसी भी यूनिवर्सिटी के मेरिट पे आ रहा हो। ओके। ग्रेट। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा आपने पढ़ाया भी है, पढ़ाती भी हैं, अभी भी पढ़ा रही हैं, प्लस जी। आप काउंसलर भी हैं। कौन कौन से डिफरेंट एरियाज हैं इस फील्ड को हम्म। परस्यू करने में, अगर जब जाते हैं जिस पे वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को टारगेट कर सकते हैं, फाइनेंशियली हम्म। साउंड होगा कोई भी ये प्रोफेशन अडेप्ट करने वाला? ये बहुत अच्छा सवाल है मुझसे। अम अगर मैं इसका एक जेनेरिक जवाब दूं तो हम्म। साइकोलॉजी तो हर चीज की है, लेकिन साइकोलॉजी क्या है? इंसानी रवैये की साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है।
तो साइकोलॉजी तो और जगह है, आप स्कूल में देख लें, ऑर्गेनाइजेशंस में देख लें, आप फोरेंसिक्स में देख लें, आप हॉस्पिटल्स में देख, साइकोलॉजी इज एवरीवेयर। फाइनेंशियली साउंड होना खित्ते पे डिपेंड कर, आप किस खित्ते में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जनरली अगर देखा जाए तो जो हमें पढ़ाया जाता था, जिसमें हम वेस्ट की बात करें, यूरोप की, नॉर्थ अमेरिका की, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बहुत फाइनेंशियली साउंड रहते हैं, जो कि एचआर वगैरह और इसको आगे परसू करते हैं या इवन लीडरशिप में चले जाते हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन की जो साइकोलॉजी है उसका स्कोप पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नहीं है फिल वक्त। डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अच्छा एक्सपर्टाइट हो रहा है ओवर टाइम, एचआर में बहुत बच्चे जा रहे हैं, ये फील्ड डेवलप हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 साल में शायद पाकिस्तान में भी इसका फाइनेंशियली स्कोप होगा। बट हम्म। पाकिस्तान में स्पेसिफिकली अगर फाइनेंशियली स्टेबल एरिया में जाना है साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी सबसे ज्यादा डेवलप्ड है इस वक्त। तो ओके। क्लिनिकल साइकोलॉजी में फिर आगे फर्दर ये है कि इसमें आप काम कर सकते हैं इन साइको एजुकेशनल असेसमेंट्स, जिसमें आप स्कूल्स के साथ काम करते हैं और बच्चों की एबिलिटीज को मैप करना, उनको वैल्यूएट करना। और उसके अलावा हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बड़ी डिमांड है। एडिक्शन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में बड़ी डिमांड है। और अब तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो स्कूल्स में भी काम कर रहे हैं। तो एरियाज भी बहुत हैं, वैरायटी भी इसमें बहुत आ जाती है, और फाइनेंशियली भी आई वुड से इस पॉइंट पे एक स्टेबल चॉइस तो कोई भी अगर चाहे तो अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी भी परस्यू कर सकते हैं, मीन्स अपनी अलग से काउंसलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करके मुख्तलिफ है। ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएट हो सकता है, राइट? ये जी भी हो सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली 100% बिल्कुल हो सकता है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं, अब क्योंकि आपको पता है कि एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जो है वो बहुत आजकल दुनिया में और हमारे बच्चों में तो बहुत ज्यादा है इस वक्त की जो जनरेशन है, तो वो हम्म। बिल्कुल परसू कर रहे हैं उसको। लेकिन उसमें जो मैं अपना जो मेरा एक जाती ख्याल है, उसमें एक शॉर्टफॉल ये आता है कि जब हम अपने बच्चों को साइकोलॉजी की पढ़ाई करवाते हैं तो हम उसमें बिजनेस के असूल और उनकी बारीकियों के ऊपर बहुत फोकस नहीं करते। कोई भी बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम कोर्स जो है वो किसी भी साइकोलॉजी की डिग्री का हिस्सा नहीं है। तो ये एक अफसोस की बात है, बिकॉज मुझे बजाते खुद ऐसा महसूस होता है कि बिजनेस की एक बेसिक बुनियादी सोच समझ और अंडरस्टैंडिंग आपको बच्चों को देना लाजिम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने बच्चों को बैचलर्स लेवल पे और मास्टर्स के लेवल पे बिल्कुल भी बिजनेस की बारीकियों से नहीं उनको फेमिलियराइज करते। तो मैं बच्चों को मशवरा ये जरूर दूंगी कि जब आप बैचलर लेवल पे अगर साइकोलॉजी का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो और अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको एक माइनर रखने की या इलेक्टिव्स रखने की इजाजत देती है, और टिपिकली यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि आप इलेक्टिव कोर्सेज या माइनर्स में, तो आप बिजनेस के कोर्सेज जरूर उठाएं, ताकि जब आप एक्चुअली फील्ड में जाएं और आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो आप बिजनेस के बेसिक उसूलों से वाकिफ हो। ये एक जरूरी बात है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। इनफैक्ट मैंने देखा है अब दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी, हम्म, दुनिया भर में भी बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स कराती हैं यूनिवर्सिटीज की, जिसमें फाइनेंस मैनेजर है, हम्म, हम्म, नॉन हम्म, साइकोलॉजिस्ट तो नॉन फाइनेंस का होगा। इसी तरीके से हम्म, मिनी एमबीए के नाम से मुख्तलिफ छोटे छोटे से क्रेडिट आवर्स कम करके हम्म, कोर्सेज हम्म, बेसिक से, कि हम्म, डिजिटल मार्केटिंग का कुछ एलिमेंट बता दिया, कुछ फाइनेंस का बता हम्म, दिया, एक छोटा सा मिनी एस्पेक्ट है। तो यह हम्म, बात आपने बहुत अच्छी बताई, और ये इंडोर्समेंट हमारे चैनल से हम करेंगे भी, जिस तरह आपने भी बताया कि हम्म, माइनर्स के सब्जेक्ट्स उठाने चाहिए। और हम्म, अब ये चीज़ मैं जितना जितना लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ हमारे इस हम्म, प्लेटफॉर्म से, मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे वो मेडिसिन फील्ड हो, हम्म, नॉन बिजनेस की सारी फील्ड, चाहे इंजीनियर्स हम्म, आर्किटेक्ट्स हों, चाहे आईटी हम्म, प्रोफेशन के लोग हों, कोई भी लोग हों, हम्म, हम्म, उनको जब अपना काम करना है तो उनको रियलाइज होता है कि अगर हम ये एस्पेक्ट भी ऐड कर लेते तो एक हम्म, हमें वैल्यू एडिशन मिलती, हमें अपने काम करने में आसानी बिल्कुल, रहती।
बिल्कुल। तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपने हाईलाइट किया है। अच्छा अमन, ये बताइए, जब आप लोग पढ़ रहे हम्म। होते हैं तो बहुत हम्म। सारी, जैसे कहीं आर्टिकलशिप होती है, कहीं कोऑप के हम्म। प्रोग्राम्स होते हैं, कहीं हम्म। हाउस जॉब जैसे करनी होती है। आप हम्म। लोगों के भी प्रोग्राम में इस तरह से कुछ एंगेजमेंट होती है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है पढ़ने के साथ साथ? बिल्कुल मोहसिन। और आप जानते हैं कि साइकोलॉजी तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंशियल एक फील्ड है। तो हम्म। इसमें जनरली जो है, और ये वेरी करेगा अक्रॉस डिफरेंट प्रोग्राम्स, बट 6 महीने से लेके साल की प्लेसमेंट्स तो बैचलर्स लेवल पे जरूर करवाई जाती हैं। और मास्टर्स लेवल पे अमूमी तौर पे यूनिवर्सिटियाँ कुछ इस तरह का सेटअप करती हैं कि आधा जो प्रोग्राम होता है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होता है क्लिनिकल प्लेसमेंट्स के ऊपर। तो प्लेसमेंट्स में अगेन साइकोलॉजी की जो थेरीज है वो आप पढ़ें, और वो बहुत ज़रूरी है। उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना, इंसानी रवैयों के बुनियादी जो असूल हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उनके बारे में पढ़ना ऑफ कोर्स लाजिम है, लेकिन जब तक ये बच्चे फील्ड में नहीं काम करते, अस्पतालों में या एडिक्शन सेंटर्स में या इवन स्पेशल एड स्कूल्स में, तब तक उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते जो कि क्लासरूम में पढ़ाई जा रही है। अब मिसाल के तौर पे मैं किसी बच्चे को बता दूं कि ऑटिज्म का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है। जब मैं क्लास पढ़ा रही हूँ तो मैंने उनको बताया कि भाई अब जब काम करेंगे आप ऑटिस्टिक बच्चों के साथ तो आप देखेंगे कि उनमें ये चंद एक चीजें होती हैं कि आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, या सोशल डेफिसिट्स होते हैं, अम, या कुछ हाइपो सेंसिटिविटीज होती हैं। इस तरह के चंद एक सिम्टम्स। जब तक बच्चा एक्चुअली काम नहीं करता स्पेशल एड सेटअप में, तब तक वो खुद से नहीं उन चीजों को इंटीग्रेट कर सकेगा कि अच्छा ये चीजें किस तरह होती हैं। सोशल डेफिसिट मिस ने क्लास में तो पढ़ा दिया था, बट सोशल डेफिसिट एक्चुअल इन्वायरमेंट में कैसे दिखता है? वो ऐसे दिखता है कि जब बच्चा एंटर होगा कमरे में जहाँ बैठे हैं, वहां पे वो ऐसे एक्ट करेगा जैसे आप हैं ही नहीं मौजूद उस कमरे में। वो आपको कंप्लीटली इग्नोर करेगा। आप उससे बात करेंगे, वो ऐसे प्रिटेंड करेगा जैसे उसको किसी ने मुखातिब नहीं किया। आप उसका नाम लेंगे, वो नाम पे जवाब नहीं देगा। तो ये चीजें क्लास में पढ़ाना एक और चीज होती है, और ऑफ कोर्स वो जरूरी है क्योंकि उसी से फिर अगला स्टेप जो है वो जन्म लेता है। लेकिन जब तक वो बच्चा रियल लाइफ एनवायरनमेंट में उस चीज को विटनेस नहीं करता, वो एक एडवांस लेवल पे एसिमिलेट नहीं कर सकता, इंटीग्रेट नहीं कर सकता कॉन्सेप्ट्स को। तो साइकोलॉजी में आई वुड से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्लेसमेंट्स करवाई जाएं, और हमारे बच्चे पाकिस्तान में टिपिकली करते हैं। मैं ये जरूर कहूंगी कि जब आप बैचलर लेवल पे होते हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स तो टिपिकली बहुत सीरियस हो चुके होते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक फील्ड में चले गए हैं अब, और उनका इंटरेस्ट भी बहुत है। लेकिन बैचलर लेवल पे स्टूडेंट्स टिपिकली बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं प्लेसमेंट्स को। बट आई वुड से कि अपनी प्लेसमेंट्स में बहुत इन्वॉल्व होके और सीखने के घर से जाएं, और जो भी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, टेक नोट ऑफ देम, बिकॉज वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लर्निंग है। सो बिल्कुल। अच्छा अमन, ये प्लेसमेंट्स कहाँ होती हैं? ये जिस तरह मेडिकल वाले हॉस्पिटल में करते हैं, लॉयर्स जो हैं, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस कोर्ट के थ्रू आती है, मतलब आप लोगों के हम्म। एरिया में प्लेसमेंट्स कहाँ होती हैं? क्या यूनिवर्सिटीज खुद हेल्प करती हैं हम्म। इसको ऑन बोर्ड करने में बच्चों को? बहुत अच्छा सवाल है आपका मोहसिन। और अगेन इसके थ्रू मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर सकती हूँ। डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं। मैं किसी यूनिवर्सिटी का यहाँ बिलखुसूस नाम लिए बगैर, लेकिन ये कम्युनिकेट करना चाहूंगी यहाँ पे कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने बच्चों के लिए ये स्पेसिफिक प्रोग्राम्स पिक भी करती हैं प्लेसमेंट के, और सारी अरेंजमेंट्स और लॉजिस्टिक्स जो है वो मैनेज भी करती हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो किस हॉस्पिटल में जा रहा है, या एडिक्शन सेंटर में या रिहैब में जा रहा है, या मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में जा रहा है, या स्पेशल एड के किसी स्कूल में जा रहा है। वो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात भी करते हैं,
लॉजिस्टिक्स भी सेटल करते हैं, बच्चों की कम्यूटिंग भी मैनेज करते हैं, फिर उनकी अटेंडेंस और वहां पे जो भी बच्चों की कारकर्दगी या परफॉर्मेंस है उसकी असेसमेंट भी करवाते हैं थ्रू सुपरवाइजर्स दैट दे पे एट दोज प्लेसमेंट साइट्स। तो कुछ यूनिवर्सिटीज कहने का मकसद ये है कि बहुत डिटेल में ये चीजें प्लान करती हैं। अब ये थोड़ा आसान हो जाता है स्टूडेंट के लिए, बिकॉज जो भी बच्चा पहली दफा बैचलर्स में जा रहा है साइकोलॉजी करने के लिए, वो शायद बहुत सारी नुआंसेस से, बारीकियों से वाकिफ नहीं होगा। तो अगर यूनिवर्सिटी उसके लिए चीजें मैनेज करती है तो उसकी आसानी रहेगी। बट कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो थोड़ा और तरीके से अप्रोच करती है सारे सेटअप को। वो कहती हैं भाई, हम एक्सपेक्ट करती हैं कि आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई काम करेंगे, और अब आगे आपके गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो आपने गर्मियों की छुट्टियों में कम से कम 3 महीने किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करना है। ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमारी तरफ से अप्रूव्ड हैं। आप यहाँ पे अपने लिंक्स के थ्रू या जिस भी तरीके से जाते हैं, काम करते हैं, और एंड पे आपने हमें इस इंस्टीट्यूट से एक लेटर ला के दे देना है कि इस बच्चे ने हमारे पास इतनी देर काम किया है। और उस लेटर में ये लिखा होना चाहिए कि आपका काम कैसा था, सेटिस्फैक्ट्री था। अगर ऐसा था तो फिर हम आपको इस पर्टिकुलर समर प्लेसमेंट के कोर्स में ये ग्रेड दे देंगे। तो ऑनेस्टली ये कॉन्टिन्यूम पे एग्जिस्ट करती है चीज। कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत हद तक आगे जाती हैं, इनिशिएटिव शो करती हैं और इन्वॉल्वमेंट और चीजें प्लान करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट्स बता देती हैं और एक्सपेक्ट करती हैं कि आप खुद से चीजें मैनेज कर लेंगे। तो दोनों ऑप्शन हो सकती हैं, डिपेंड करता है आप किस प्रोग्राम में एनरोल्ड है। ग्रेट। बहुत थॉरो डिटेल आपने आंसर्स दिए, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया आपने। सो काइंड ऑफ यू, थैंक्स अ बहुत लॉट। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहसिन और इस अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड आई होप हमारे बच्चों के लिए मददगार साबित जी इंशाल्लाह ज़रूर, हम पूरी पूरी एफर्ट अपनी कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो इतना आगे बढ़ चुका है, हमने सोचा कि हम हो। ह्यूमनली पॉसिबल ये नहीं है कि हम जाकर मुख्तलिफ जगहों पे अपनी प्रेजेंस के साथ बिल्कुल। ये कर सकें, लेकिन ऐसा एक हम्म, चैनल बनाया जाए जिससे पूरी हम्म, दुनिया में कोई भी कहीं भी किसी भी हम्म, जगह बैठा हो हमारी लैंग्वेज को हम्म, सुनने वाला। हम्म, हम स्पेशली हम पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम्म, देखें, आपको अगर कोई क्वेश्चन हो आप सुने हमें, क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल। पेरेंट्स, आपने खुद भी बताया कि वो डिसीजन हम्म, मेकिंग में अपना रोल प्ले करते हैं, इंडिपेंडेंटनेस हम्म, होती है, बट अब हम्म, चीज़ें चेंज हो रही हैं, पहले तो कुछ और ही हम्म, थी। और हम्म, लेकिन पेरेंट्स जब खुद अवेयरनेस ले लेते हैं, जिस तरह से आप हम्म, जैसे प्रोफेशनल लोग आके जिस तरह बात कर रहे हैं, तो उनके लिए हम्म, आसान हो जाता है एक तरीके से। बिल्कुल। काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बंदा अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करता है तो इंडोर्समेंट हो हम्म, जाती है उनकी। बिल्कुल। अगेन थैंक्स अलॉट अमन फॉर योर बहुत टाइम। शुक्रिया आपके मोहसिन। बिजी स्केड्यूल से आपने टाइम निकाला। सो नॉट काइंड एट ऑल। ऑफ यू। थैंक यू मोहसिन। बहुत शुक्रिया आपका फॉर हैविंग मी, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड आई होप कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल करें। थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स। थैंक यू। नाजरीन, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, और होपफुली आपका ये सेशन बहुत फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।